तो स्टूडेंट क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके किताब का एक चैप्टर, व्याकरण की किताब का एक चैप्टर है व्याकरण में, जो चैप्टर है समास। यह आपके व्याकरण की किताब में 6 एक्सरसाइज में है। आज मैं इसको आपको अभ्यास कार्य में, इसको मैंने पहले भी कई बार पढ़ा दिया है, आज मैं फिर से आपको अभ्यास कार्य में इसको करवा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए कि यह समास क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि समास क्या है। तो समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण, अगर छोटा सा परिभाषा लेंगे तो आप मानसिक रूप से इसको समझ लीजिए, तो संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल में आपको मैंने परिभाषा बताया। अब यह संक्षिप्तीकरण क्या है? तो संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। अब यह संक्षेप में लिखना किसका? तो दो शब्दों को जब हम मिला करके संक्षेप में एक शब्द बनाकर लिख देते हैं, दैट मीन्स यह समास का शब्द है। इसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद। अब यह दो शब्द जो हैं, इसको एक को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। तो अब देखिए, इसमें दो शब्द आपके हो जाते हैं, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ। तो यह एक शब्द और यह एक शब्द मिलकर जब एक शब्द की रचना करते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया समास के अंतर्गत आती है। तो इसका हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जब दो शब्दों को मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं तो वह शब्द समास का होता है और वह पूरी प्रक्रिया समास कहलाती है। अब इसके बाद आता है इसके भेद। मुख्य बात है इसके भेद को पहचानना, क्योंकि इससे जितने शब्द बनते हैं आपकी भाषा की वृद्धि के लिए, आपकी भाषा के विकास के लिए, वह शब्द आपके लिए बड़ा ही महत्व रखता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसके भेद को जानते हैं। तो सबसे पहला भेद है इसका तत्पुरुष। ये तत्पुरुष क्या है? तो तत्पुरुष में भी दो शब्द होंगे, एक शब्द यहाँ और दूसरा शब्द यहाँ। अब यह दो शब्द जब मिलके बनेंगे तो पहला शब्द भी होगा और दूसरा शब्द भी होगा। इसमें क्या है कि दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। यह दूसरा पद है, यह दूसरा पद प्रधान होता है, जिसको कि हम अभी बताया आपको उत्तर पद। अब उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें एक चीज़ और आता है ध्यान देने की बातें, इसका विग्रह। इसके विग्रह को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तत्पुरुष समास कभी भूलने वाला नहीं रह जाएगा। हमेशा वह आपके जेहन में याद रहेगा कि यह तत्पुरुष समास क्या है। तो उसके लिए आप इसके विग्रह को जान लीजिए थोड़ा सा। पहले तो आपने जान लिया कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दो शब्दों के मेल से यह एक शब्द बनता है। तो यह शब्द जो है वह आपको तत्पुरुष समास का शब्द बनता है। तो तत्पुरुष समास के शब्द को पहचानने के लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले उसके विग्रह पर ध्यान देंगे। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमको लगता है कि इसके बीच में आपको कारक के चिन्ह दिखाई देंगे। कारक के चिन्ह दिखाई देंगे। कारक 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें एक कारक, पहला कारक कर्ता छोड़ दीजिए और दूसरा कारक संबोधन छोड़ दीजिए। 8 तरह के कारक होते हैं, इस 2 कारक को छोड़ दीजिए तो बीच के जो 6 कारक हैं उसके चिन्ह आपको इसके विग्रह में दिखाई देंगे। जैसे हम कहते हैं राजकुमार, तो ये राजकुमार का मतलब क्या होता है? इसका जब विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार, ये का शब्द जो है वह कारक के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस तरह से आप तत्पुरुष समास को जान जाते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। इसमें दूसरा समास है कर्मधारय समास। दूसरा समास क्या है? कर्मधारय समास। यह कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय समास में भी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और इस दोनों ही शब्दों में विशेष और विशेषण का संयोग होता है। एक शब्द विशेषण के होते हैं, एक शब्द विशेषण के होते हैं और दूसरा शब्द विशेष्य का होता है। तो विशेषण से आप जान रहे हैं किसी की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य का मतलब आप जान रहे हैं जिसके बारे में बताया जाए। तो विशेषण हम ले लेते हैं नील और विशेष्य ले लेते हैं गाय। इस तरह से हमारे पास जो शब्द बनते हैं वह बनता है नील गाय। यह एक जानवर प्रवृत्ति है, जानवर है।
इस तरह से आप कर्मधारय को समझ लेते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आपके पास द्विगु समास। तीसरा क्या आता है आपके पास? तो द्विगु समास। यह द्विगु समास क्या है? द्विगु समास क्या है? इसमें पहला पद संख्या का होता है। पहला पद क्या होता है? संख्या का होता है। और दूसरा पद इसमें जब जुड़ता है तो यह दोनों पद के योग से यहाँ पर एक समूह दिखाई देता है। इस तरह से हम जैसे कहते हैं चौराहा, तो यहाँ चार रास्ता वाला हो जाता है चौराहा। यह एक समूह हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चार रास्ता दिखाई देता है। तो पहला पद संख्या का और जिसके कारण वह शब्द समूह का बन जाता है, समूहवाचक कहलाता है। इस तरह से आपके पास द्विगु समास हो गए। अब इसके बाद आता है द्वंद्व समास। यह द्वंद्व समास क्या है? यह द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही प्रधान होते हैं और इसके बीच में एक छोटा सा योजक का चिन्ह होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा ये इत्यादि आपको दिखाई देते हैं। जैसे राजा, रानी। यह लिखने के लिए जब हम सेंटेंस में लिखते हैं तो इसके बीच में राजा रानी के बीच में एक छोटा सा योजक लगाते हैं। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास को समझ लेते हैं। उसके बाद आता है अव्ययी भाव। यह अव्ययी भाव क्या है? तो पहला पद जिसका अव्यय हो और जिसके कारण वह पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता हो। पहला पद अव्यय हो, यह अव्ययी भाव है। यह अव्ययी भाव है जिसमें पहला पद अव्यय हो और जिसके कारण पूरा शब्द यहाँ अव्यय का बन जाता है। अब देखिए यहाँ जैसे यथा शक्ति, इसको हम जब मिलाते हैं तो यह हो जाता है यथाशक्ति। इसी तरह से प्रतिदिन, हर रोज, भरपेट इत्यादि। अब इसके बाद आता है आपके पास बहुव्रीहि समास। यह बहुव्रीहि समास क्या है? तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि वह जो शब्द होता है, बहुव्रीहि समास का जो शब्द होता है, वह अपने शब्द के अर्थ को छोड़ करके वह एक दूसरा ही अर्थ बताते हैं। जैसे हम कहते हैं चक्रधर। अब देखिए यह एक शब्द है चक्रधर। इस शब्द को जब देखते हैं तो एक है चक्र, दूसरा है धर। चक्र का मतलब होता है चक्का और धर का मतलब पकड़ने वाला। तो ऐसा एक व्यक्ति है जिसको कि हम चक्रधर के नाम से जानते हैं, जो है कृष्ण। इसी तरह से गिरिधर। अब आप इसको पढ़िए और उसके बाद फिर